आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आवाज़ द वॉइस देखना शुरू कर चुकी हैं आप। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की को-फाउंडर डॉक्टर नूरजहां शफिया नियाज़, जो एक ऐसी समाज सेवी हैं, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को बड़ी ही बेबाकी के साथ उठाया है, जिसमें ट्रिपल तलाक का मुद्दा है और हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री को लेकर भी बात की है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से आज वो अपनी इस जर्नी को देखती हैं और इसके पीछे का स्ट्रगल उनका कैसा रहा। सबसे पहले वेलकम टू आवाज़ द वॉइस मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो नूरजहां मैम, जैसे कि आप महिलाओं के अधिकारों को लेकर लगातार काम कर रही हैं, तो उसके पीछे संघर्ष तो रहा होगा। आपका जो आपको ये आइडिया आया कि अब मुझे मुस्लिम महिलाओं के हक में बात करनी है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? अम, मैंने जब काम शुरू किया तब हमारे मुल्क में और मुस्लिम समाज में एक बहुत ही मुश्किल वक़्त था, 92 की बात है ये। और तभी बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और कौमी दंगे पूरे देश भर में हुए थे। और मैंने जस्ट मेरी पढ़ाई ख़त्म की थी, मास्टर्स किया था। और मैं जब काम में उतरी तब मैंने मुस्लिम समाज के इस बहुत ही मुश्किल वक़्त से मैं खुद भी गुज़री और एक गरीब तबके का जो समाज है उनके बीच रहकर मैंने काम किया। और तभी हुँ, वो गरीबी, पिछड़ापन, लाचारगी और एक तरह से जो एक हिम्मत जो पस्त हुई थी समाज की, वो मैंने बहुत नज़दीकी से देखा। और तभी तभी तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वो ये वक़्त था जहाँ पर जब मैंने एक तय कर लिया कि अगर कुछ करना है तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ ही काम करना है, ताकि कम्युनिटी के लिए अगर कुछ कर पाऊँ और मुल्क के लिए कुछ कर पाऊँ। तो हुँ, ये हुँ। एक मुश्किल दौर था जब जिससे मेरे गुज़रने के वक़्त में ये एक समझ बनी और ख़ासकर मुस्लिम औरतों को बहुत नज़दीकी से मैंने तभी देखा। और कौमी दंगे और घर में जो पितृसत्ता होती है, उस वो दोनों ही हुँ, चीज़ों के साथ लड़ती हुई मुस्लिम औरतों को मैंने नज़दीकी से देखा और तभी लगा हुँ। कि ये फ़ोकस रहना चाहिए आगे के लिए। तो नूरजहां मैम, जैसे कोई भी अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी एम्बिशन चुनते हैं, तो उसके पीछे कोई वजह होती है, कोई ऐसी घटना जो हमारे साथ घटी हो। तो आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो जहाँ आपको लगा हो कि मुस्लिम महिलाएँ कमज़ोर क्यों पड़ रही हैं? उनको उनका हक मिलना चाहिए? फॉर्च्यूनेटली पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मैं जिस बैकग्राउंड हुँ, से आई हूँ वहाँ पर हुँ, हुँ, कुछ हद तक प्रिविलेज रहा है, पढ़ाई का प्रिविलेज हुँ, रहा हुँ, है, हुँ, पैसों का फाइनेंशियल सिक्योरिटी रही है, पेरेंट्स के सब तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज़ में। तो उस तरह की पर्सनल कोई मेरे पास स्टोरी नहीं है। लेकिन जब काम करने के लिए मैं उतरी और जो मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पर मैंने हुँ, मुस्लिम औरतों की जो स्ट्रगल थी वो देखी। सिर्फ़ स्ट्रगल नहीं देखी, लेकिन उनकी हिम्मत भी देखी, क्योंकि वो दौर भी हुँ, ऐसा था जब मुस्लिम औरतों की लीडरशिप एक तरह से बाहर आई। पुलिस के साथ बात करना, कम्युनिटी को सँभालना, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, जो कम्युनिटी के मर्द हैं उनको उनके साथ खड़े रहकर डिफेंड करना अपने आप को। ये हिम्मत भी हुँ, देखी, स्ट्रगल भी देखी और ये भी देखा कि घर के अंदर वो कितनी परेशान है। और हुँ, तभी जो मुद्दे सामने आए, एक तो तालीम कम है, रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है। जी, मुंबई के जो इलाकों में जहाँ मैं काम कर रही थी, वो ऑलरेडी गेटो बन चुके थे, जहाँ पर सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय रहने लगे थे। और उसके वजह से जो लिविंग कंडीशंस थी, जो रहने का जो एक पूरा माहौल बनता था, वो भी कोई बहुत हुँ, अच्छा नहीं दिखा। और उसमें फिर जो घर में वो सहती है, हुँ, वो कहीं पर सामने आने लगा। और उस हुँ, वक़्त डोमेस्टिक वायलेंस और जो आम औरतों की जो तकलीफ़ें हैं, वो तो सामने आ ही रही थी कि मारपीट हो रही है, पढ़ने नहीं मिल रहा है या काम नहीं मिल रहा है या काम करने जाने नहीं हुँ, मिल रहा है।
उसके साथ-साथ जो मुस्लिम फैमिली लॉ के मुद्दे भी हैं, वो भी बहुत क्लियरली सामने आने लगे। हुँ। 3 तलाक हो रही है या हुँ, हुँ। बहुत कम उम्र में शादी हो रही है। मतलब ये मैं अभी 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो हुँ, 7वीं, 8वीं, 10वीं लड़की की हुँ, शादी तब वो बहुत कॉमन था। अभी तो ख़ैर चीज़ें बदली है और बेहतर हुई है। लेकिन उस वक़्त स्कूल में ही रहकर आपकी शादी हो रही है, ये भी बहुत नज़दीकी से हुँ, मैंने देखा। उसका पूरा इम्पैक्ट फिर आपको सामने दिख रहा है कि कम उम्र में शादी मतलब कम उम्र में बच्चे, फिर आपकी ज़िंदगी एक स्ट्रगल की तरह चलने लगती है। तो ये सब देखते हुए लगा था कि एज़ अ मुस्लिम मेंबर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड एज़ अ मुस्लिम वुमेन, दोनों ही तरीके से एक ज़िम्मेदारी बन जाती है। हुँ, हुँ, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि मैम 2007 आपने इस आंदोलन की शुरुआत की, नींव रखी, राइट? उसके बाद ज़किया सुमन जी, जो आपके साथ काम करती रहीं, तो उनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? तो हम एक-दूसरे को जानते थे पहले से ही क्योंकि अच्छा, हम इज़ महिला शी योर आंदोलन फ्रेंड? या वी वी अच्छा, वुड मीट इन डिफरेंट मीटिंग्स अलग-अलग हुँ, महिला संगठनों की जो मीटिंगें होती थी, हम मिलते हुँ, थे, हुँ, एक-दूसरे को जानते थे और हुँ, ज़किया का पूरा काम 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में, हुँ, हुँ, जिस तरह से मैं 92 के दंगों में एक मेरी समझ बनी और मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया कम्युनिटी के साथ, वैसा ही ज़किया का 2002 में गुजरात में हुआ और ओके, और वही एक्सपीरियंस, उसी तरह के अनुभव कि इतनी हिम्मत दिखा रही है। लेकिन हुँ, समाज जो समाज से वो बिलॉन्ग करती है, वो समाज उसकी कितनी कदर कर रहा है, कितना उसको हुँ, बराबर का इंसान समझ रहा है, हुँ, कितनी उसकी हुँ, हिम्मत की कदर कर रहा है, कितने उसको आगे बढ़ने दे रहा है। और वो अनफॉर्च्यूनेटली वो नहीं दिख रहा था। तो जब हुँ, तक आप अपने ही कम्युनिटी के अंदर की जो हालात है और जो आपको चीज़ें रोकती है, उसको आप एड्रेस नहीं करोगे, तो बाहर के समाज के साथ आप कैसे लड़ पाओगे? तो दोनों के ही हमारे अनुभव दंगों से जुड़े हुए हैं और फिर 2007 में आने तक तो एक समझ बन गई थी हमारी कि जो जिस महिला आंदोलन से हम दोनों जुड़े हुए थे और जिसकी वजह से हम जी, मिले थे, उस हुँ, आंदोलन में जगह बहुत कम है मुसलमान हुँ, औरतों के मुद्दों को डिस्कस करने की। हुँ, 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 और फिर लगा कि शायद एक बड़े आंदोलन के अंदर एक आंदोलन मुस्लिम औरतों का बनना ज़रूरी है हुँ, ताकि हम हमारे मुद्दे खुलकर बिना झिझक के, बिना ये एक्सप्लेन किए किसी को हुँ, सफाई ना देनी पड़े, ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ पर हमारे मुद्दों को हम खुलकर बात कर जी, सकें। जो हमारे मज़हब से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो शरिया से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हुँ, कुरान की आयतों में हमारे जो हक मिले हैं उसके बारे में डिस्कशन जो मिला है मज़हब से और जो समाज में हो रहा है उसमें जो टकराव है उसके बारे में खुलकर बात कर सकें। वो माहौल हमें नहीं मिल रहा था महिला आंदोलन में और बार-बार ये सफाई देनी पड़ रही थी कि क्यों हमें हुँ, मज़हब को भी देखने की ज़रूरत है, मज़हब में हमारे अधिकारों को भी देखने की ज़रूरत है, मज़हब हुँ, क्या हुँ, हुँ, दे रहा है और समाज क्या नहीं दे रहा है। वो जी, उसके बारे में खुलकर बात करने की ज़रूरत है। जब वो माहौल नहीं मिला, तब हमें अपनी एक जगह बनाने की ज़रूरत हुँ, पड़ी और इसी वजह से बीएमएमए की शुरुआत हुई। जी। तो मैम जैसे आपने शरिया की बात की, कुरान की बात की और आप एक जगह कहती हैं कि मतलब दरगाह में मुस्लिम महिलाओं की भी एंट्री होनी चाहिए। तो कुरान में तो ऐसा कुछ ज़िक्र नहीं है कि महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। तो और शरिया लॉ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर्दा आया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं? तब ये तो फिर शरिया के और कुरान के अगेंस्ट हो गया ना? हाँ, तो हुँ। यही सब समझ लेकर हम भी बड़े हुए हैं। हम भी उसी समाज से हुँ। बड़े हुए हैं, तो यही है कि जी। दरगाह में नहीं जाना है या जाना है हाँ, या हाँ। जी, जी। जो मज़हब की बातें हैं उसको बिना अ, मतलब हुँ। उसको आपको फ़ॉलो ही करना है और ये सब जो जिसको लेकर परवरिश भी हुई थी, उसमें हुँ। और जो इस्लाम की समझ धीरे-धीरे बनी, उसमें हमें फ़र्क नज़र आने लगा। कहीं-कहीं पर हुँ। परवरिश में बराबरी दिखाई दी, क्योंकि हम तो जी। बचपन से दरगाह में जाने वाले लोग हैं। इसी हाजी अली दरगाह में इतने से थे तब से हम जा रहे थे।
तो फिर यही हम्म। हाजी अली दरगाह 2011 में कैसे हमारे लिए बंद हो गई? अगर बंद होनी थी तो 2011 में। खुलती ही नहीं, लेकिन खुली थी, बचपन से जा रहे हैं। और हम्म। अचानक 2011 में ऐसा किसको लगा कि औरतें अंदर नहीं जा सकती? और तब तक के हम्म। ये भी समझ बन गई थी कि जो मज़हब हमें सिखाया गया है, वो हम्म। वो तो ओरिजिनल मज़हब है ही नहीं। जो मुल्ला जी। मौलवियों ने वो जिस तरह के इदारे बने हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, और वहाँ जी। से जो एक इस्लाम की बात हो, हो रही थी उसमें, और परवरिश परवरिश में आए हुए इस्लाम, और फिर बाद में हम्म। कुरान को पढ़ने के बाद जो इस्लाम की समझ बनी, और जो रिफॉर्मर्स जैसे डॉक्टर असगर अली इंजीनियर है, या अभी इवन डॉक्टर जीना शौकत अली है, या बहुत सारे ऐसे हमारे देश में भी मुस्लिम स्कॉलर्स रहे हैं। और बाहर के देशों में तो अभी हम बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारी औरतें फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, मुस्लिम विमेन जो है, जो स्कॉलरशिप लेकर आई है बाहर, वो मज़हब की समझ और जो हमें सिखाया गया है उसमें बहुत गैप हमें नज़र आया। तो जो हाजी अली दरगाह को लेकर ये बोला गया है कि औरतें नापाक होती है, वो दरगाह के अंदर नहीं जा सकती, वो हर बार हम्म। नापाक होती है, ये एक समझ हम्म। थी। दूसरा, हम कुरान में देखेंगे तो बराबर ही है। हम्म। हाँ। कुरान में पाकी नापाकी की तो बात ही नहीं है। हम्म। कुरान में तो दरगाह का भी ज़िक्र नहीं है, क्योंकि उस वक़्त 7th सेंचुरी अरेबिया में, सऊदी अरब में, या अरेबिया रादर, सऊदी तो अब बन गया। हम्म। दरगाह का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो हम्म। ज़ाहिर है ये दरगाह में नहीं जाना, ये इस्लाम के आने के बाद का एक डेवलपमेंट है, वो साउथ एशिया का डेवलपमेंट है, क्योंकि दरगाहें हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में हैं और कहीं नहीं हैं। तो जी। ये किसी इंसान के दिमाग की इजाद है। जब यहाँ बराबरी की बात है तो बराबरी हर जगह है। अल्लाह के सामने भी हम्म। बराबरी है, समाज में भी बराबरी है, मर्द औरत के बीच बराबरी है, जो हमारे वली अल्लाह हैं उनके सामने भी बराबरी है, सरकार के सामने बराबर है। हर जगह अगर बराबरी है तो यहाँ क्यों नहीं? तो हम्म। हमने इस्लाम की समझ थोड़ी-सी अलग और थोड़े से ओरिजिनल सोर्स जो है वहाँ जाकर हमने तैयार की है। तो जैसे आपकी स्टोरी में मैम एक बात का बार-बार ज़िक्र होता है कि नूरजहाँ जी जो हैं वो मुस्लिम महिलाओं को शरीयत की सही समझ बताती हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्यों है? सही समझ मतलब शरिया लॉ जो है वो वैसे गलत है। आप क्या मानती हैं इसको? कैसे हाँ, जो मानती मैंने हैं? बताया कि जो बताया गया है, जैसे अगर 3 तलाक का ही अगर स्पेसिफिक अच्छा। एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी हुँ। दरगाह का आपको बताया कि जी, दरगाह जी। अगर जाना गलत ही होता तो हाजी अली दरगाह कुछ 600 साल पुरानी है ना? तो गलत हुँ। तब से होना था। तब सही था, अब हुँ। गलत कैसे हो गया? मतलब ये इसमें इंसानी अच्छा। दखल रहा है। 3 तलाक हुँ। का ज़िक्र कुरान में नहीं है, राइट? एक बार बोलकर यूनिलैटरली एक तरफ़ा एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे, इसका ज़िक्र कुरान में कहीं नहीं है। फिर ये आया कहाँ से? है ना? वो आदत और वो प्रैक्टिसेज़ में, कल्चरल प्रैक्टिसेज़ से वो आया है। लेकिन उसको फिर मज़हब का एक जामा पहनाकर आप लोगों को ये बोलते हो कि ये मज़हब के नाम पर आया। तो आप औरतों का भी नुकसान कर रहे हो, और आप मज़हब की एक गलत पहचान भी दुनिया के सामने रख रहे हो, जबकि वो जी, गलत है। फिर जी। कुरान पढ़ा तो देखा तो एक पूरा चैप्टर है, सूरे हुँ, तलाक, हुँ। होल चैप्टर ऑन डिवोर्स, जिसमें पूरा तरीका दिया हुआ है। आपको आपस में बैठ के बात करना है। सूरह निसा वर्स नंबर 35, दोनों फैमिलीज़ बैठकर बात करो, सुलह करो। सुलह नहीं हो जी। सके तो एक-दूसरे के फैमिलीज़ के एक-एक हुँ, मेंबर हुँ, हुँ। लेकर आप बैठो, रिकंसिलिएशन की कोशिश करो, और जब वो ना हो तब तलाक की बात। एंड दैट इज़ ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यूनिलैटरल का ज़िक्र ही नहीं है। सो दिस इज़ द हुँ। थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके? प्रैक्टिसेस क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, समाज में उभरी हुई पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस क्या है, और कुरान क्या है, इसमें हमने बहुत क्लियरली फ़र्क बताने की कोशिश की। और जब इन्हीं मुल्लाओं के साथ हमने उनको चैलेंज किया कि यू टेल मी वेयर इन द कुरान इज ट्रिपल डिवोर्स, ओके, उनके पास हुँ। जवाब ही नहीं हुँ, हुँ। तो है। जैसे दैट्स अगर हाउ। मैं जानना चाहूँ कि नूरजहाँ मैम शरिया लॉ में क्या बदलाव करवाना चाहेंगी? अगर आपको मौका मिले, तो वो कौन-सा ऑलरेडी बदलाव होगा हम जो आप करवाना बात कर चाहेंगी? रहे हैं पूरा फैमिली लॉ, जिसको हम फिक कहते हैं, बिकॉज शरिया इज द वैल्यू सिस्टम ऑफ द कुरान। what we are इस्लाम, trying to यस। what we are trying to bring in is a change in the fiqh. Fiqh is the हुँ, law
made by the governments. हम्म It's a human made process of bringing justice. Okay? So पूरे फैमिली लॉ को हमने कुरान के आधार पर एक पूरा ड्राफ्ट हमने तैयार किया, जिसमें ट्रिपल हम्म डिवोर्स तो खैर अभी लॉ आके वो खत्म ही हुआ है, बट जैसे मेहर की अमाउंट बहुत एम्पावरिंग प्रोविजंस है शरिया में, हाँ जहाँ पर औरतों को बहुत फायदा है। मेहर का प्रोविजन हम्म है या इवन तलाक देने का प्रोविजन है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो सिर्फ तलाक मांगती रहे, शी कैन मांगती टेक जी इनिशिएटिव एंड इनिशिएट अ डिवोर्स प्रोसेस। वो जो है, जो गार्डियनशिप के जो राइट्स है, जो पोस्ट डिवोर्स मेंटेनेंस के राइट्स है, मेंटेनेंस के जो राइट्स है, जो जी पॉजिटिव प्रोविजंस है, वो हम इस कानून हम्म में उतारने की हमने कोशिश की। जो हम्म प्रैक्टिसेस गलत है, जो कुरान हम्म के खिलाफ जाती है, जो औरतों के अधिकारों के खिलाफ जाती है, उसको हमने इस ड्राफ्ट लॉ में लाने की कोशिश की। चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, ट्रिपल डिवोर्स नहीं होना जी चाहिए, हलाला और मुटा जैसे जो प्रैक्टिसेस हैं, जो औरतों के पूरे डिग्निटी के खिलाफ जाती है, ये प्रैक्टिसेस को लीगली ख़त्म होना चाहिए। वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ, एक पूर्ण तरीके से मुस्लिम पारिवारिक कानून का विधिकरण होना चाहिए। ये ड्राफ्ट हम खुद बना चुके हैं और सरकार को हम बार बार ये दे रहे हैं, ताकि क्योंकि कानून तो हमारे देश में पार्लियामेंट बनाएगी, जी पार्लियामेंट के पास बार बार जाकर हमने कहा है कि वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफिकेशन ऑफ फैमिली लॉ, मुस्लिम फैमिली लॉ। अच्छा, इसके साथ जैसे जिक्र होता है दारी उल उलूम निस्वान संस्थान का भी, तो काजी उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? तो क्योंकि हमारा पूरा काम मुस्लिम फैमिली लॉ को लेकर था और ज़मीनी स्तर पर औरतों की रोज़ की ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी को हम रोज़ देख रहे थे, और हम्म उसमें हमें लगा कि बहुत सारा जो नुकसान वो हो रहा है हमारे काज़ियों की तरफ से। हम्म अगर काज़ी चाहे तो वो जिस तरह की उन्होंने तलाक़ें देने में मदद की है आदमियों की, पुरुषों जी की, वो नहीं होता अगर ये काज़ी खुद समझते कि नहीं, 3 जी तलाक गैर कानूनी है, गैर कुरानी है, तो वो खुद इसको हम्म, रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। चाइल्ड नहीं मैरिज, रोका ठीक है? हम्म कम उम्र की शादी ना कुरान उसकी इजाज़त देता है, ना हमारे देश का संविधान उसकी इजाज़त देता है। लेकिन कंटिन्यूअसली मुसलसल पूरे देश भर में ये जो काज़ी है, जो निकाह पढ़ाते हैं, वो कम उम्र की लड़कियों की शादी करवाते हैं, जो 18 नहीं हम्म है। ठीक है? तो बोलने के लिए वो काज़ी है, लेकिन वो खुद इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं और देश के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। पॉलीगमी हमारे देश में बैन नहीं है, ठीक है? लेकिन कुरान ये हम्म कहता है कि मोनोगमी इज़ द बेस्ट, इट्स एन आइडियल मैरिज, ठीक है? यही काज़ी है जो बिना सोचे समझे, बिना चेक किए, बिना कोई इंक्वायरी किए एक आदमी की 2, 3, 4 शादियाँ कर देते हैं। तो हमें तो लगा आप कि मतलब इन नूरजहाँ मैम की बातों से लग रहा है कि जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वो जो पुरुष काजी हैं उनकी वजह से हो रहा है। लार्जली मैं मुस्लिम फैमिली लॉ की बात बताती हूँ। मुस्लिम समाज में हम्म कई मसले हैं, सिर्फ काजियों के सर पे वो मर देना वो तो सही बात नहीं है। मैनी इश्यूज, हम्म एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। हम्म पुरुष भी जिम्मेदार है, महिलाएं भी जिम्मेदार है, काजी वर्ग भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, स्टेक होल्डर्स तो बहुत सारे हैं। तो सिर्फ काजियों अच्छा को कटघरे में खड़ा करना ये हमारा मंशा है भी नहीं। लेकिन क्योंकि हम फैमिली हम्म लॉ की बात कर रहे हैं और फैमिली लॉ का हम्म इम्प्लीमेंटेशन काजियों के थ्रू होता है, और बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो अच्छी मेहर बंधवा सकते थे शादी के वक्त, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो लड़की की रजामंदी बहुत क्लियरली पूछना ज़रूरी है, पूछने के लिए पूछ लेते हैं कबूल है या नहीं, है ना? वो तो बहुत एक आ, आ, आम सी बात है कि लड़की से पूछा जाता है, लेकिन क्या उसकी सही में मर्जी है या नहीं उस शादी में, हम्म ये कौन चेक करेगा? तो काजी अगर हम्म अपना काम 50% भी ठीक करते हैं तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। तो हमें हम्म लगा कि इनको ठीक करने से बजाय हम खुद क्यों ना काजी बने। हम्म और कहीं पर भी अगेन देश का संविधान और हमारा मज़हब, ना ही कुरान हमें रोकता है काजी बनने के लिए। देयर इज़ नथिंग दैट स्टॉप्स अस। तो फिर तो हमने आपकी सोचा कि संस्थान में कितनी महिलाएं फिलहाल आपके साथ अभी जुड़ी? अभी 20 है। हमने एक पूरा सिलेबस बनाया है और दारुल उलूम निस्वां एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हम्म है जिसके थ्रू हम ये ट्रेनिंग
करते हैं। और अभी तक, हालांकि बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन अभी तक 5 निकाह हमारे महिला काजियों ने तो जैसे सोलह। कि ये जो दारी उल उलूम निस्वान आपकी संस्थान है, उससे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे क्या प्रोसीजर है? इट्स अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेनिंग। ओके। तो अच्छा, उसमें अच्छा। ऐसा जुड़ना नहीं है, जुड़ना आपको बीएमएमएस है, क्योंकि काजी ट्रेनिंग थ्रू अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द दारुल उलूम निस्वान, बट द होल process is held by BMMA. हुँ। तो इसके अलावा जैसे हम समाज में देखते हैं महिलाओं को लेकर के पर्दा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, कुरान के अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं सामाजिक मुद्दे जो बुर्के को लेकर बात करते हैं, हिजाब को लेकर हिजाब के अगेंस्ट, तो उसे आप कैसे देखती हैं? uh, हमारा ये मानना है कि कुरान टॉक्स अबाउट मॉडेस्टी, और मॉडेस्टी मेरे लिए क्या है और आपके लिए क्या है और किसी और महिला के लिए क्या है, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। मुझे लगता है हुँ, मैं अभी जो कपड़े पहनी हूँ, दैट दोज आर मॉडेस्ट इनफ। आपको लगता है आपने जो पहना है इज मॉडेस्ट इनफ, किसी और को कुछ और लगता होगा। तो ये कोई और मेरे लिए डिफाइन नहीं करे, ये हुँ, मेरे हुँ, और मेरे अल्लाह के बीच की बात है। जो अल्लाह ने मैसेज हुँ, डाला है कुरान में, उसको मैं पढ़ूंगी और उसके मतलब मैं अपने हिसाब से, मेरे लिविंग कंडीशन, मैं जिस हालात में रहती हूँ, मैं जिस माहौल में रहती हूँ, मैं वहाँ से उसका मैं मतलब निकालूंगी। तो किसी को लगता होगा कि हिजाब और नकाब ये उसके मॉडेस्टी का तरीका है ना। जैसे अगर सब्जेक्टिव है तो फिर वो सभी के लिए सब्जेक्टिव है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, और कोई जो हिजाब पहनती है, नकाब डालती है, उसके लिए वो उसकी मॉडेस्टी है, राइट। तो ये बीएमएमए का मानना है कि जिस हर एक की अपनी मर्जी है, हर एक की अपनी चॉइस है, हर औरत चॉइस है। हुँ, को डिसाइड करने के लिए उसको फ्रीडम हो कि उसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। लेकिन साथ ही में चॉइस इज़ अ वेरी ट्रिकी वर्ड, ठीक है। हुँ, अगर बचपन एग्ज़ैक्टली। से मैंने एक तरह के कपड़े पहने हैं, जी। और अचानक से 18, 19, 20 साल के होने के बाद अगर मुझे चॉइस की बात करेंगे, तो मैं खुद अ, वो चॉइस को शायद इम्प्लीमेंट ना कर पाऊँ। हुँ, मेरी नॉन हिजाबी परवरिश हुई है। अगर मुझे इस हुँ, उम्र में या इवन यंगर एज कोई मुझे कहे कि नहीं हिजाब पहनो, तो हुँ, मुझसे नहीं होगा। हुँ, सिमिलरली किसी की परवरिश में हिजाब है हुँ, और फिर आप उससे कहें कि यू हैव अ चॉइस नॉट टू वेयर इट, उसके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज चॉइस इज कंडीशनड बाय द सोसाइटी, चॉइस इज हुँ, कंडीशनड बाय माय फैमिली। मेरे पास कितनी चॉइस है ये बहुत डाउटफुल है कहना, राइट। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, हुँ, सिर्फ जो हिजाब पहनती है उनके लिए नहीं। सो दिस इज वन, इट्स अ ग्रे एरिया। दूसरी हुँ, बात हुँ, जिसको लेकर हम बहुत बहुत क्लियर है कि हिजाब पहनना इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इस्लाम, क्योंकि ऐसा होता तो हमारे शायद नानियाँ और दादियाँ हिजाब में रहती, शायद उनको देख भी नहीं हुँ, पाती, राइट। वो हुँ, नहीं था। अगर आप 1970s का अफगानिस्तान देख लें या ईरान देख लें, या पूरा कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट के पहले जो मुस्लिम समाज रहा है, वहाँ पर हिजाब वाज नॉट एसेंशियल। ये एसेंशियलिज्म आ गया है आफ्टर द पेट्रो डॉलर्स एंड आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ सऊदीयाइजेशन ऑफ इस्लाम। कि एक हुँ, होमोजेनाइज्ड इस्लाम सऊदी अरब के तरफ से पूरे देश, पूरे दुनिया में फैलाया गया विद द हेल्प ऑफ द काइंड ऑफ मनी दे हैव, जो हुँ, होमोजेनस है, जो डाइवर्सिटी को ख़त्म करता है, जो मुस्लिम समाज के अंदर की डाइवर्सिटी को ख़त्म करता है, कि सारे मुसलमान एक जैसे दिखे, सारे जी। मुसलमान एक जैसा पहने, सारे मुसलमान एक जैसा सोचें। हुँ, ये इस्लाम को बहुत डैमेज किया है। सो वी बिलीव इन द डाइवर्सिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, we believe in the cultural diversity of the Muslim world. Yes, there are essentials to Islam जो हमें जोड़ता है जी, अक्रॉस द वर्ल्ड। सारे मुसलमान कुछ जो हमारे अरकान है, 5 अरकान है, उसमें मानते हैं, हुँ, एंड दैट जी, ब्रिंग्स अस टुगेदर एज अ कम्युनिटी। लेकिन बाकी कल्चरल डाइवर्सिटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मैं कर्नाटक के कुर्ची गांव की मुसलमान फैमिली से आई हूँ, तो मेरा कल्चरल रूट्स, मेरे कर्नाटक के जो रूट्स है, वो तो आएंगे ना।
वहाँ का हाँ, पहरावा, वहाँ का खाना-पीना, वहाँ पहनावा। के जो तौर तरीके हैं, उसको मैं क्यों छोड़ूँ? एंड डाइवर्सिटी देखो, मेरी अपनी फैमिली में माय मदर इज़ फ्रॉम कच्छ। हुँ, हुँ, कच्छ की डाइवर्सिटी, कच्छ का पहनावा, हुँ। इट्स अ डिफरेंट, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो एक हुँ, ही हुँ, इंसान हुँ। की लाइफ में कितनी डाइवर्सिटी है। हुँ, और मैं हुँ, रहने हुँ। वाली हूँ मुंबई की, मेरी परवरिश मुंबई की, मेरी पढ़ाई मुंबई की। जैसे नूरजहाँ मैम, हम बार-बार बात करते आ रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो है उसे हटाने के लिए, और मैं ऐसा देखती हूँ, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, कई ऐसी मूवीज़ भी बनी हैं इस पे। अभी एक इमरान हाशमी और यामी गौतम की एक मूवी आई है, हक। अ, हुँ, मेबी आपने देखी होगी, आप देखा है, मूवी लाइक करती हैं? जी। देखा है मैंने, आई लाइक दैट। तो आपको आपको क्या लगता है, ऐसी मूवीज़ अवेयरनेस के लिए होती हैं या फिर कुछ लोग इसे गलत तरीके से भी लेते हैं, प्रमोटिंग का पार्ट है उस चीज़ को? बिल्कुल, आप उसको बिल्कुल। कैसे लेती हैं? बहुत ट्रिकी है आज के समाज, आज के माहौल में, जब जी, प्रोपेगेंडा मूवीज़ बन रही है, जो मुस्लिम समाज को एक तरीके से पेश करने की कोशिश हुई है। हाँ, ऑलरेडी बहुत सारी फ़िल्में आई हैं। जी, मुस्लिम और समाज भी को फ़िल्में हैं। और इस्लाम को एक नेगेटिव लाइट में बताने की कोशिश हुई है। मुस्लिम कैरेक्टर्स आर ऑलवेज शोन इन अ नेगेटिव। आई थिंक हुँ, अभी हुँ, जो हुँ। करंटली आई है कल, क्या रणवीर सिंह की हुँ, जो मूवी है, आई हैव नॉट सीन दैट। धुरंधर, धुरंधर, आई डोंट इंटेंड टू सी ऑल्सो आफ्टर द रिव्यू। बट ये जो ओके। ये जो है ये गलत है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। किसी एक समाज के कंधों पे आप सवार होकर दूसरा समाज नहीं बना सकोगे। जी। नफ़रत पर, एक्सक्लूज़न पर, और किसी हुँ, एक को if you paint the entire community and the faith in a हुँ, certain way for your own social, political, cultural purposes, ये गलत हो जी, रहा है। एंड वो फ़िल्में जो इसको बढ़ाती है, मैं उसका विरोध करती हूँ। एंड मैं ओके, बहुत शंका के साथ हक देखने गई थी कि अच्छा। शायद इसमें भी कहीं वो ना हो, बट आई वाज हैप्पी टू सी दैट इट स्टक टू द फैक्ट्स, एंड हुँ, it had a gender perspective of how a woman is marginalized within her own community and how she fights. हुँ, So, हुँ, but हुँ, exceptional है शायद ये मूवी, बट अदरवाइज जो प्रोपेगेंडा मूवीज है, हुँ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दोस। तो चलिए, जैसे जाते-जाते मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी मैम। महिलाओं को आत्मनिर्भर आप बना रही हैं। काफ़ी टाइम से अपनी संस्थान के साथ आप काम कर रही हैं, महिलाओं की आवाज़ बनी है, बेबाकी के साथ उनकी आवाज़ उठा रही हैं। तो उनको जाते-जाते आवाज़ द वॉइस की तरफ से क्या और मैसेज देना चाहेंगी? आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी? स्पीक अप, बोलो जो है वो, जो आपका अच्छा। हक है, जो आपका हुँ, हुँ, आपके लिए बनता है, जो हुँ, इस देश के संविधान ने, जो कुरान ने, जो अल्लाह ने आपको दिया है, हुँ, एक इंसान होने के नाते। ह्यूमन राइट्स किसी कोई एहसान नहीं कर रहा आप पे, या आपको सरकार अगर कोई कानून बना के दे देती है, या समाज आपको कोई फ्रीडम दे रहा है, तो कोई एहसान नहीं हो रहा है आपको। यू आर बॉर्न विद इट। ह्यूमन राइट्स आर अनएलिएनेबल। आई एम बॉर्न विद दोज राइट्स। तो उसके लिए मांगना, लड़ना, छीन के लेना, ये तो करना पड़ेगा, बिकॉज पेट्रियार्की इतनी फंसी हुई है हमारे समाज में कि उसके लिए, उसको जब तक आप पहचानोगे नहीं, इफ यू डोंट कॉल इट आउट, इट वोंट गो। क्योंकि पेट्रियार्की बहुत हुँ, सारे लोगों को सूट करती है, खासकर हमारा जो मर्द समाज है उसको इज वेरी कन्वीनियंट। तो वो तो कभी इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं। पर जो विक्टिम है, जो जो सहन जी, करती है, जिसके साथ ये हो रहा है नाइंसाफी, उसको तो बोलना पड़ेगा। तो हमारा जो नारा जी, भी है कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, इफ इट इज़ योर प्रॉब्लम, यू हैव हुँ, टू स्पीक जिसकी अप। लड़ाई उसकी। और सरकार के सामने एज़ अ सिटिज़न आपको खड़े होना है, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक मुसलमान औरत नहीं हूँ, मैं इस देश की नागरिक हुँ, हूँ। मैं सिर्फ़ इस देश की हुँ, नागरिक नहीं हूँ, आई एम अ ग्लोबल सिटिज़न। तो मेरे हुँ, मेरे मुझे जो, जैसे यूएन के जो डिक्लेरेशन है, यूएनडीएचआर है, सीडॉ है, या हुँ, इतनी सारी इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ है, जो प्रोटोकॉल्स है, जो समाज की बहबूदी के लिए बने हैं, वो मुझ पर भी लागू हुँ, होते हैं। आई एम अ ग्लोबल जी, सिटीज़न।
जी, जी। स्पीक अप, हाउएवर तो इनकन्वीनिएंट, स्पीक अप। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया नूरजहाँ मैम अपना कीमती समय देने के लिए और महिलाओं के लिए हम भी उम्मीद करते रहेंगे कि आप ऐसी आवाज़ बनी रहें, मुद्दे उठाती रहें और महिलाओं को उनका हक दिलाती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मैं भी दर्शकों से अलविदा ले लेती हूँ।